साथ जुड़ चुकी है आपकी प्यारी सी मुस्कान मैम। तो मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का टॉप 50 क्वेश्चन, जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने ही वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग भी इसका आंसर लगाइएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि आप लोग इसमें से कितना का आंसर सही कर पाए, ठीक है। और एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा कि पढ़ना तो है लेकिन समझ के, रट के नहीं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जननांग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधे में जो जननांग है वो कहाँ पाए जाते हैं, ये यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन है जड़ में, पुष्प में, तना में या फिर फल में। तो याद रखिएगा पौधे में जो जननांग है वो कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प में पाए जाते हैं। पौधे में जननांग कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसमें से किसमें होती है, जंतुओं में या फिर कवक में या फिर परजीवियों में या फिर हरे पौधे में। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किसमें होती है, हरे पौधे में होती है। किसमें होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, हरे पौधे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है वो ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। तो आपका ऑप्शन है जल से या फिर ग्लूकोज से या फिर CO2 से या फिर डिक्टियासोम से, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है किससे बाहर निकलता है, जल से बाहर निकलता है। किससे बाहर निकलता है ऑक्सीजन, जल से बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियां जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन है यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में या फिर मुंह में। तो याद रखिएगा जठर ग्रंथि जो है वो कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है अमाशय में। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है वो इसमें से किसमें संपन्न होती है। तो आपका ऑप्शन है स्टोमाटा में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर कोशिका द्रव में। तो याद रखिएगा ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया संपन्न होती है वो होती है कोशिका द्रव में। कहाँ संपन्न होती है, कोशिका द्रव में, ठीक है। उसका नेक्स्ट है आपका एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो आपका ऑप्शन है वायवीय या फिर अवायवीय या फिर AB दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा एथाइल अल्कोहल जो है वो किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो ये वायवीय श्वसन से बनता है। किस प्रकार के श्वसन से बनता है, अवायवीय, ठीक है। किस प्रकार से श्वसन से एथाइल अल्कोहल बनता है, तो अवायवीय, ठीक है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, इसमें से कौन है जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो आपका ऑप्शन है एड्रीनल, पिट्यूटरी, मेडुला या फिर थायराइड। तो इसमें से सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो आपकी हो जाएगी वो कौन होती है। तो याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। तो पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है, ये यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परागण या फिर निषेचन। तो पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की जो क्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका घेघा रोग पनपता है। घेघा रोग किससे पनपता है। तो आपका ऑप्शन है रक्त की कमी से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से या फिर मोटापा से। तो घेघा रोग किससे पनपता है। तो याद रखिएगा घेघा रोग जो पनपता है वो किससे पनपता है, आयोडीन की कमी से। घेघा रोग किससे पनपता है, आयोडीन की कमी से, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है प्लाज्मा, लिम्फ, सीरम या फिर सफेद रक्त कणिकाएं। तो याद रखिएगा रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, प्लाज्मा, ठीक है। और आप लोग भी इसका आंसर लगाइए और हमें जरूर बताइएगा कि आप लोग इसमें से कितना का आंसर सही कर पाए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। तो रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है
स्टेथोस्कोप, अमीटर या फिर इलेक्ट्रोमीटर या फिर सिफगमो मैनोमीटर। तो रक्तचाप मापने के उपकरण को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? तो सिफगमो मैनोमीटर कहा जाता है। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? तो सिफगमो मैनोमीटर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है इसमें से किस में पाई जाती है, ये यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है जंतुओं में, पौधे में, जंतु और पौधे दोनों में, या फिर इनमें से किसी में नहीं। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया पाई जाती है वो इसमें से किस में पाई जाती है? तो याद रखिएगा पौधे में पाई जाती है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में पाई जाती है? पौधे में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो इसमें से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है ऊंट में, घोड़ा में, तिलचट्टा में या फिर मानव में। तो आप लोग को जरूर पता होगा कि इसमें से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका? तिलचट्टा में। किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? इसमें से तिलचट्टा में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट है आपका रक्त क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें कि रक्त क्या है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है पदार्थ, उत्तक, कोशिका या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो रक्त क्या है ये यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा रक्त जो है वो क्या है? यह जो है क्या है? उत्तक है। रक्त क्या है? यह उत्तक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो आपका ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट के कारण या फिर क्लोरोप्लास्ट के कारण या फिर यूक्रोम के कारण या फिर क्रोमोप्लास्ट के कारण। तो मूत्र का पीला रंग जो है वो किस वर्णक के कारण होता है? तो याद रखिएगा यूक्रोम के कारण। ठीक है, ठीक है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो याद रखिएगा यूक्रोम के कारण होता है। किस वर्णक के कारण होता है? यूक्रोम के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? इसमें से कौन है जो एक उभयलिंगी जंतु है? तो आपका ऑप्शन है हाथी, गाय, कुत्ता या फिर केचुआ। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग को जरूर पता होगा कि निम्नलिखित इसमें से कौन है जो एक उभयलिंगी जंतु है। तो याद रखिएगा, अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा इसमें से कौन हो जाएगा आपका उभयलिंगी जंतु? तो केचुआ हो जाएगा। ठीक है, कौन है उभयलिंगी जंतु? केचुआ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूरिया में रक्त कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया में रक्त जो है वो कहाँ से प्रवेश करती है? तो आपका ऑप्शन है वृक्क से, फेफड़ा से, यकृत से या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो यूरिया में रक्त जो है वो कहाँ से प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा यकृत से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से। ठीक है, यूरिया में रक्त कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है आपका जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला जो रसायन है वो कौन है? तो आपका ऑप्शन है CFC, उसके बाद है DDT, उसके बाद ATP, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन जो है वो आपका कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला जो रसायन है वो कौन है? DDT है। ठीक है, कौन है? DDT। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? इसमें से कौन है जो एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन है अपघटक, शाकाहारी या फिर मांसाहारी या फिर सर्वाहारी। तो इसमें से कौन है जो एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो याद रखिएगा इसमें से जो हो जाएगा आपका प्राथमिक उपभोक्ता होगा, इसका आंसर को आप लोग को कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या है आप लोग को कमेंट में बताना है। इसमें से कौन है जो एक प्राथमिक उपभोक्ता है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट आपका इनमें से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? इसमें से कौन है जो एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन है कुआं, नदी, समुद्र या फिर तालाब। तो इसमें से कौन है जो एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका कुआं। क्या हो जाएगा? कुआं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास जो है वो क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन है मेंडलवाद, लैमार्कवाद, डार्विनवाद या फिर सूक्ष्म विकास। तो प्राकृतिक चुनावों द्वारा जीवों का जो विकास है वो क्या कहलाता है? तो प्राकृतिक चुनावों द्वारा जीवों का विकास जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? डार्विनवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? डार्विनवाद। ठीक है,
उसका नेक्स्ट है आपका हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो आपका ऑप्शन है उपभोक्ता कहलाते हैं क्या, या फिर अपघटक कहलाते हैं, या फिर उत्पादक कहलाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं कहलाते। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो आप लोग को जरूर पता होगा, हरे पौधे जो है वो उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हरे पौधे? उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप लोग लगा रहे हैं ना इसका आंसर, और जरूर बताइएगा हमें कि कितना सही कर पाए। उसका नेक्स्ट है आपका अंडोत्सर्ग का कारण है। तो अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? तो आपका ऑप्शन है LH, या फिर एस्ट्रोजन, या फिर FSH, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंडोत्सर्ग का जो कारण हो जाएगा वो आपका क्या होगा? तो याद रखिएगा, अंडोत्सर्ग का जो कारण है वो आपका हो जाएगा, अंडोत्सर्ग का आपका कारण क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, अंडोत्सर्ग का जो कारण है वो LH है। ठीक है, अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? LH है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका लेगरहंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो लेगरहंस की जो द्वीपिकाएं है वो कहाँ पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन है अंडाशय में, या फिर अमाशय में, या फिर अग्नाशय में, या फिर वृक्क में। तो लेगरहंस की जो द्वीपिकाएं है वो आपकी कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा, ये पाई जाती है अग्नाशय में। लेगरहंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा, ये पाई जाती है अग्नाशय में। कहाँ पाई जाती है लेगरहंस की द्वीपिका? अग्नाशय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट है आपका थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? तो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में इसमें से किसका होना आवश्यक है? ठीक है, तो यहाँ पे यही आपसे पूछा जा रहा है कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में इसमें से किसका होना आवश्यक है? तो आपका ऑप्शन है आयरन, या फिर मैग्नीज, या फिर आयरन, मैग्नीज, या फिर क्लोरीन, या फिर आयोडीन। तो याद रखिएगा, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में इसमें से किसका होना आवश्यक है? तो याद रखिएगा, आयोडीन का होना आवश्यक है। किसका होना आवश्यक है? आयोडीन का होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका निश्चल कणिका पाई जाती है। तो निश्चल कणिकाएं जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन है नेफ्रॉन में, न्यूक्लियस में, या फिर न्यूरॉन में, या फिर इनमें से कोई में नहीं। तो याद रखिएगा, निश्चल कणिकाएं जो है वो कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है न्यूरॉन में। निश्चल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा, ये न्यूरॉन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं निश्चल कणिका? न्यूरॉन में। ठीक है, नेक्स्ट आपका मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा, 1.2 से 1.4 kg कितना होता है? 1.2 से 1.4 kg। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब बना होता है? तो आपका ऑप्शन है वास्तविक एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। तो कैसा प्रतिबिंब होता है? तो याद रखिएगा, कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा आपका? काल्पनिक और सीधा। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक और सीधा। ठीक है, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है? साइड मिरर के रूप में इसमें से कौन सा दर्पण जो है वो प्रयुक्त होता है? तो आपका ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, या फिर उत्तल लेंस। तो साइड मिरर के रूप में जो दर्पण प्रयोग होता है वो कैसा दर्पण प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में कैसा दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? आभासी, या फिर सीधा, या फिर छोटा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? तो याद रखिएगा, ये जो होता है आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो आपका ऑप्शन है जूल, या फिर जूल प्रति सेकेंड, या फिर जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है वो क्या है? तो आप लोग को जरूर पता होगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आपका ऑप्शन है अपवर्तन, या फिर प्रकीर्णन, या फिर परावर्तन, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना के कारण होता है? तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण। किस परिघटना के कारण होता है? परिकिरणन के कारण। ठीक है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना के कारण होता है? परिकिरणन के कारण। नेक्स्ट है आपका, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है। तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो आपका ऑप्शन है 25 मीटर या फिर 2.5 मीटर या फिर 25 सेंटीमीटर या फिर 2.5 सेंटीमीटर। तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का जो न्यूनतम दूरी होता है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी, तो कितनी होगी? +5 डायोप्टर या फिर -5 डायोप्टर या फिर -2 डायोप्टर या फिर +2 डायोप्टर। तो इसकी क्षमता कितनी होगी? तो याद रखिएगा इसकी क्षमता जो होगी वो कितनी होगी? तो +2 डायोप्टर होगी। कितनी होगी? +2 डायोप्टर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किसी प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? तो कोई प्रिज्म जो है वो कितने सतह से घिरा होता है? तो याद रखिएगा आपका जो ऑप्शन है 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5। तो कोई प्रिज्म जो होता है वो कितने सतह से घिरा होता है? तो याद रखिएगा ये जो घिरा होता है 2 सतह से। कितने सतह से? कोई प्रिज्म जो होता है वो कितने सतहों से घिरा होता है? तो याद रखिएगा 2 होगा। ठीक है, कोई प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 2 सतहों से घिरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पतली द्वारा या फिर परितारिका द्वारा या फिर दृष्टिपटल द्वारा या फिर पश्चिमावी पेशिया द्वारा। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा ये किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? पश्चिमावी पेशिया द्वारा। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? इसका आंसर तो जरूर पता होगा आप लोग को, 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4। तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है वो कितने हैं? 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है? तो आपका ऑप्शन है उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस या फिर उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। तो क्या हो जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस आपका ऑप्शन है या फिर अवतल लेंस या फिर उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। ठीक है, तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है? तो याद रखिएगा ये जो होता है वो कैसा होता है? तो उत्तल लेंस होता है। कैसा होता है? उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो क्या हो जाएगा आपका? तो आपका ऑप्शन, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? फोकस से या फिर वक्रता केंद्र से या फिर ध्रुव से या फिर इनमें से कोई से नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका? कहाँ से गुजरेगी? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका? फोकस से। ठीक है, क्या हो जाएगा? फोकस से। ठीक है, कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। ठीक है, उसका नेक्स्ट है आपका, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा क्या? अपवर्तन या फिर वर्ण विक्षेपण या फिर विचलन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका? तो आपका इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। तो पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का जो कार्य है वो कौन करता है? तो आपका ऑप्शन है उच्च दाब की हवा या फिर स्थिर हवा या फिर गतिमान हवा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन करता है? तो गतिमान हवा करता है। ठीक है, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का जो काम करता है वो कौन करता है? तो गतिमान हवा। ठीक है, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है ऋणात्मक या फिर धनात्मक या फिर कभी-कभी धनात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है तो क्या हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा आपका ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक। ठीक है, उसका नेक्स्ट है आपका,
निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? इसमें से कौन है जो विद्युत का सुचालक है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है आयोडीन या फिर ग्रेफाइट या फिर सल्फर या फिर हीरा। तो इसमें से कौन हो जाएगा आपका जो विद्युत का सुचालक होगा? तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा इसमें जो विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। ठीक है, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? तो याद रखिएगा 50 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। तो अभिलंब से दूर या फिर अभिलंब के साथ संपाती या फिर अभिलंब के नजदीक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका? तो अभिलंब से दूर। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति इसमें से कौन है? तो आपका ऑप्शन है जनरेटर, मोटर, एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है इसमें से कौन है? तो जनरेटर है। कौन है? जनरेटर। ठीक है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत इसमें से क्या है आपका? तो आपका ऑप्शन है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या फिर बायोगैस। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत आपका क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है आपका? कोयला है। ठीक है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है, इसमें से क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन है 220 वोल्ट दिश धारा या फिर 12 वोल्ट दिश धारा की या फिर 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा की या फिर 12 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा की। तो क्या हो जाएगा आपका? तो 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा। ठीक है, जस्ता की परमाणु संख्या है। तो जस्ता की परमाणु संख्या कितनी है? तो आपका ऑप्शन है 24 या फिर 28 या फिर 29 या फिर 30। तो जस्ता की परमाणु संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा जस्ता की परमाणु संख्या जो है वो कितनी है? 30 है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, Na2CO3 उसके बाद इंटू 10H2O। ठीक है, धोबिया सोडा का आपका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NO2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, इसमें इतना ही क्वेश्चन था और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग इसमें से कितना का आंसर सही कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।